हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप भी बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ हिंदी के गद्यखंड का 13 चैप्टर, पदखंड के 13 चैप्टर, प्रतिपूर्ति के 3 चैप्टर यानी हिंदी के पूरे बुक के निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चर्चा करूंगा। तो यह क्लास काफी महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप सभी को इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस नोट्स को बनाने में मुझे काफी ज्यादा समय लगा है और इस नोट्स को मैं ऑफलाइन में सेल करता हूं, लेकिन आपके लिए फ्री कंटेंट दे रहा हूं, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। तो आइए बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए। देखिए, गद्यखंड में टोटल 13 चैप्टर होते हैं, ठीक है, और 13 चैप्टरों के लेखक का नाम दे दिएगा, पाठ का नाम और लेखक का नाम दे दिएगा। जैसे बातचीत पाठ के लेखक कौन है तो बालकृष्ण भट्ट, उसने कहा था। पाठ के लेखक कौन है तो श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी। संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक कौन है तो जयप्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है तो रामधारी सिंह दिनकर। रोज कहानी के लेखक कौन है तो अज्ञे। एक लेख और एक पत्र पाठ के लेखक कौन है तो भगत सिंह। ओ सदा नीरा पाठ के लेखक कौन है तो जगदीश चंद्र महतो। सिपाही की मां के लेखक कौन है तो मोहन राकेश। प्रगति और समाज पाठ के लेखक कौन है तो नामवर सिंह। जूठन पाठ के लेखक कौन है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक कौन है तो मल्लेज। त्रिक्ष पाठ के लेखक कौन है तो उदय प्रकाश। शिक्षा पाठ के लेखक कौन है तो जय कृष्ण मूर्ति। ये हो गया पाठ के लेखक का। आइए अब हम सभी चैप्टरों का एक एक करके जितने भी एमवीआई क्वेश्चन है उनकी क्लास को देखते हैं। देखिए, पहला चैप्टर है हमारा बातचीत, ठीक है। बातचीत के लेखक कौन है तो बालकृष्ण भट्ट लेखक है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे, प्रश्न पूछ रहा है, तो यह भारतेंदु युग के रचनाकार थे। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है तो दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है तो बालकृष्ण भट्ट। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकाल थे तो आधुनिक काल के यह रचनाकाल थे। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है तो ललित निबंध। क्या है, ललित निबंध। सातवां नंबर क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं तो बातचीत की शैली यानी बात करने की तरीका बतलाना चाहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अब दूसरा चैप्टर आ गया। देखिए, हर एक चैप्टर से कुछ ही प्रश्न लिया गया जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे प्रश्न ऐसे प्रश्न है कि इन्हीं सारे प्रश्नों को क्या कहा जाता है, बार बार बोर्ड एग्जाम में उलट पुलट कर पूछा जाता है, लेकिन सारा क्वेश्चन यहीं से रहता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ पहला क्वेश्चन, उसने कहा था हमें कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो, जो उसने कहा था। इसी प्रश्न को उलट कर पूछ दे, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यानी इसी प्रकार से क्या किया जाता है, उलट कर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तेरी कुरमाई होगी किस कहानी से संबंध है। तेरी कुरमाई होगी किस कहानी से संबंध रखता है तो उसने कहा था कहानी से संबंध रखता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है तो उसने कहा था हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है तो उसने कहा था। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, उसने कहा था कहानी, यानी उसने कहा था कहानी किस प्रकार का कहानी है तो युद्ध की कहानी। हाँ, युद्ध का भी चर्चा किया गया इस कहानी में। प्रेम पे बलिदान होने की कहानी, प्रेम पे बलिदान होने की भी कहानी है। दिव्य प्रेम की कहानी भी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से सभी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हारे को हरि नाम। क्या हो जाएगा, हारे को हरि नाम करेक्ट आंसर। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उसने कहा था कहानी के कहानीकारक कौन है तो उसने कहा था कहानी के कहानीकारक कौन हो जाएंगे तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना, यानी उसने कहा था कहानी किस वर्ष रचित हुआ था तो 1915 ईस्वी में। कब हुआ था, 1915 ईस्वी में हुआ था। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है तो लहना सिंह किस कहानी का पात्र है तो उसने कहा था कहानी का पात्र है। नौवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया तो उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया तो अमृतसर का चित्रण किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया तो जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था तो लहना सिंह ने मार गिराया था। 11 नंबर क्वेश्चन करा, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है तो उसने कहा था कहानी कर्म प्रधान कहानी। क्या है, कर्म प्रधान कहानी। 12 नंबर क्वेश्चन करा, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है तो उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। बुद्धू का कांटा भी है, सुखमय जीवन भी है, त्रिक्ष नहीं है। क्या, त्रिक्ष नहीं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कहा था कहानी के कथाकारक कौन है तो उसने कहा था कहानी के कथाकारक कौन हो जाएंगे तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। क्या है, संपूर्ण क्रांति। और
संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जयप्रकाश नारायण की रचना है, तो जयप्रकाश नारायण की रचना पूछे तो संपूर्ण क्रांति करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाबुल था। क्या था? बाबुल था। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? तो जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व 1974 ईस्वी में किया था। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले व्यक्ति का नाम था जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कहां से हुआ था? तो बिहार से हुआ था। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो अमेरिका का दलाल कहा गया। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का क्या नाम है? तो जयप्रकाश द्वारा रचित पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति। क्या है? तो संपूर्ण क्रांति। अब देखिए चौथा नंबर चैप्टर आ गया। चौथा नंबर चैप्टर है अर्धनारीश्वर। इस पाठ के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर रामधारी सिंह। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? तो रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिनकर को कौन सा राष्ट्रीय सम्मान मिला था? तो पद्म भूषण मिला था। क्या मिला था? तो पद्म भूषण दिनकर जी को मिला हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, यानी अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किसका है? शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का, या विष्णु और लक्ष्मी का? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, शिव और पार्वती का है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर, जूठन, ओषादानीरा या रोज? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अर्धनारीश्वर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा हुआ है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के निबंध या लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के निबंधकार या लेखक कौन है? तो क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो निबंध से संबंध है। क्या? निबंध से संबंध है। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है युद्ध और शांति पर लिखी गई काव्य कृति का क्या नाम है? तो कुरुक्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र। याद रखेंगे क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र। युद्ध और शांति पर लिखी गई काव्य कृति का नाम है कुरुक्षेत्र। अब चलेंगे पांचवा नंबर चैप्टर पे। पांचवा नंबर चैप्टर है रोज। रोज कहानी के लेखक कौन है? अज्ञे। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? तो सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख किया गया है? तो रोज कहानी में गैगरीन का उल्लेख किया गया। गैगरीन एक प्रकार का बीमारी था। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है मालती किस कहानी की पात्रा है? तो मालती किस कहानी की पात्रा है? तो रोज कहानी की पात्रा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है अज्ञे के पिताजी का क्या नाम था? तो अज्ञे के पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या नाम था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री नाम था। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? तो अज्ञे जी हो जाएंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोज कहानी के नायिका कौन है? तो रोज कहानी के नायिका मालती हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो मालती हो जाएंगे। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है गैगरीन क्या है? तो देखिए बोले थे गैगरीन एक प्रकार का क्या है? तो बीमारी है। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है तारव सप्तम का संपादन किसने किया था? तो अज्ञे ने किया था। ये क्लास 10th का भी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है किस रचनाकार की पंक्तियां है? नारी स्वपन है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। तो इसका करेक्ट आंसर अज्ञे का क्या है? अज्ञे का यह पंक्ति है। अब देखिए छठा नंबर चैप्टर आ गया। छठा नंबर चैप्टर है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो भगत सिंह। कौन हो जाएंगे? भगत। अगला प्रश्न कह रहा है एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसे पत्र लिखा था? सुखदेव को पत्र लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर से कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। बस ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैप्टर से था। सातवां नंबर चैप्टर देखिए आ गया। सातवां नंबर चैप्टर है ओ सदानीरा। चैप्टर का क्या नाम है? ओ सदानीरा। और ओ सदानीरा के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। कौन हो जाएंगे? जगदीश चंद्र माथुर। पहला क्वेश्चन पूछा ओ सदानीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर निबंध है। क्या? निबंध विधा के अंतर्गत आता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है? तो इसका करेक्ट आंसर गहरे और विशाल। यानी ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित जो मन है वह कैसा ताल देता है? तो गहरे और विशाल देता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर से कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। तो इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ सादा नीरा। क्या हो जाएगा? ओ सादा नीरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? तो जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की चर्चा आई है। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की चर्चा आई है। तो महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइएगा अब 8वां नंबर चैप्टर पे चर्चा करेंगे। आइए अब हम 8वां नंबर चैप्टर पे चर्चा करते हैं। 8वां नंबर चैप्टर है सिपाही की मां। सिपाही की मां के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश है। पहला प्रश्न कह रहा है कि सिपाही की मां के रचनाकार कौन है, यानी सिपाही की मां के रचनाकार कौन है, इस चैप्टर के रचनाकार कौन है। तो यहीं पे मैं बता दिया मोहन राकेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोहन राकेश हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। तो मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी इसका बचपन का नाम था। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि किस पाठ में यह उद्धरण आया है। फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न कह रहा है किस पाठ में यह उद्धरण आया है, यानी किस पाठ में यह कहा गया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ऑप्शन ए प्रगति और समाज, ऑप्शन बी हंसते हुए मेरा अकेलापन, ऑप्शन सी सिपाही की मां, या ऑप्शन डी ओ सादा नीरा। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सिपाही की मां। क्या हो जाएगा? सिपाही की मां। चौथा नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर से कह रहा है कि सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है। तो सिपाही की मां का नाम क्या था? तो विष्णु। क्या नाम था? विष्णु। अब आइए अगला चैप्टर हमारे पास आ गया 9वां नंबर चैप्टर। 9वां नंबर चैप्टर का नाम है प्रगति और समाज। और प्रगति और समाज के लेखक कौन हो जाएंगे? तो नामवर सिंह हो जाएंगे। और नामवर सिंह यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है इस चैप्टर से एक ही प्रश्न है कि पंचायती राज में क्या खो गया है। तो पंचायती राज में क्या खो गया? तो ईमान खो गया। क्या है? ईमान खो गया। देखिए ये एक ऐसा नोट्स है, इस नोट्स में केवल और केवल MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके हिंदी में रहता है, लेकिन सारे MBBI क्वेश्चन जितने भी होते हैं उसका नोट्स मैं 4 पेज में केवल बना दिया हूं। ठीक है, इस 4 पेज को ना किसी भी हाल में याद करना पड़े, रटना पड़े, रट कर लेकिन याद कर लेंगे। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव याद रहे या न रहे, लेकिन इस 4 पेज में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों को आपको क्या करना है? अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए पूछ रहा है जूठन कहानी के लेखक कौन है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। और इसका पहला प्रश्न कर रहा है दलित साहित्य का सौंदर्य नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है। पुस्तक का नाम है दलित साहित्य का सौंदर्य नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। दूसरा क्वेश्चन जूठन क्या है? झूठा है, कहानी है, शब्द चित्र है या आत्मकथा है। तो जूठन एक प्रकार का क्या है? तो आत्मकथा है। क्या? आत्मकथा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो इसका करेक्ट यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? आत्मकथा ही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जूठन है। क्या? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जूठन है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जूठन के रचनाकार है। तो जूठन के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। आइए अब 11 नंबर चैप्टर आ गया। 11 नंबर चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन। और हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो मल्लेश है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरी। क्या हो जाएगा? डायरी। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी शीर्षक की रचयिता है। पृथ्वी शीर्षक की रचयिता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्लेश। क्या हो जाएगा? मल्लेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्लेश। क्या हो जाएगा? मल्लेश। आइए 12 नंबर चैप्टर आ गया। 12 नंबर चैप्टर है त्रिक्ष। और त्रिक्ष के रचनाकार कौन है? तो उदय प्रकाश। पहला प्रश्न पूछा है उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। तो उदय प्रकाश का जन्म पूछे तो 1 जनवरी 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 ईस्वी में हुआ था। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिक्ष किस प्रकार की रचना है। तो त्रिक्ष एक प्रकार का आधुनिक त्रासदी रचना है। क्या है? आधुनिक त्रासदी रचना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिक्ष कहानी के कहानीकारक है। त्रिक्ष कहानी के कहानीकारक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदय प्रकाश। क्या हो जाएगा? उदय प्रकाश करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है यहाँ पे हमसे कि अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है। तो अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है। तो कहानी संग्रह कृति है। कैसी कृति है? तो कहानी संग्रह कृति है। ठीक है, तो अब देखिए 13 नंबर चैप्टर आ गया। 13 नंबर चैप्टर
शिक्षा, और शिक्षा के लेखक कौन है? तो जे कृष्णमूर्ति। क्या है? जे कृष्णमूर्ति इसके लेखक है। पहला प्रश्न पूछ रहा है शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार है, तो जे कृष्णमूर्ति। क्या हो जाएगा? जे कृष्णमूर्ति करेक्ट आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्या है? जिद्दू कृष्णमूर्ति। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है जहां भय है वहीं मेधा नहीं हो सकती, किस पाठ की उक्ति है? जहां भय है वहीं मेधा नहीं हो सकती, किस पाठ की उक्ति है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है लीड बेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? लीड बेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे, अथवा जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व शिक्षक। क्या थे? विश्व शिक्षक। पांचवा नंबर क्वेश्चन है जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो शिक्षा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा। आइए अब हम पदखंड पे चलेंगे। पदखंड में भी टोटल कितने चैप्टर है? तो 13 चैप्टर है। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है और काफी एमबीबीआई क्वेश्चन सब है, इसलिए आपको इस वीडियो को ना बहुत बार देखना है, 2 से 3 बार। जब तक एग्जाम रहे तब तक आप इस वीडियो को जितना बार देखना चाहते हैं देख लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में सारा क्वेश्चन लगभग इसी वीडियो से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए पहला चैप्टर है करबक। करबक के लेखक कौन हो जाएगा? तो मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरा है पद यानी सूरदास के पद। और तीसरा चैप्टर है तुलसीदास के पद। छपाए हो जाएगा नाभादास का। कवित हो जाएगा भूषण का। तुमुल कोलाह कलम में हो जाएगा जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित। पुत्र वियोग किसके द्वारा रचित है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। उषा किसके द्वारा रचित है? शमशेर बहादुर सिंह। और जनजन का चेहरा किसके द्वारा रचित है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। अधिनायक किसके द्वारा रचित है? तो रघुवीर शाह। प्यारे नन्हे बेटे को किसके द्वारा रचित है? तो विनोद कुमार शुक्ल। हार जीत किसके द्वारा रचित है? तो अशोक बाजपेयी। और 13 है लास्ट चैप्टर जिसका नाम है गांव का घर। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो ज्ञानेंद्रपति हो जाएंगे। आइए अब हर एक चैप्टर का एमबीबीआई क्वेश्चन देखते हैं। पहला चैप्टर है करबक, और करबक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है करबक के रचयिता कौन है? सूरदास, कबीरदास, जायसी या तुलसीदास? तो क्या हो जाएगा? जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरा क्वेश्चन है इनमें कौन प्रेम की पीर कवि है? तो प्रेम के पीर कवि का नाम क्या है? नाभादास। क्या सॉरी जायसी। क्या नाम है? जायसी। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा प्रेम खनायक परंपरा के कवि है यानी काव्य। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि है? तो मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि? प्रेम मार्गी कवि। कैसा कवि है? तो प्रेम मार्गी कवि है। दूसरा चैप्टर देखिए पद यानी सूरदास के पद। सूरदास के पद में पहला प्रश्न पूछ रहा है सूरसागर किस भाषा की कविता है? सूरसागर किस भाषा की कविता है? तो ब्रज भाषा की कविता है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो सूरदास के पूज्य थे। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में सूरदास की कृति है। निम्न में से सूरदास की कृति है, तो सूरदास की कृति क्या हो जाएगा? सूरसागर। पांचवा नंबर क्वेश्चन है सूरसागर के कवि कौन है? तो सूरसागर के कवि कौन हो जाएंगे? तो सूरदास हो जाएंगे। यानी एक प्रश्न को कई तरीके से पूछा जाता है, इसलिए मैं बताया कि ये सारे प्रश्न है ना जो काफी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन है साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो साहित्य लहरी किनकी रचना हो जाएंगे? तो सूरदास की रचना हो जाएगी। किनकी रचना हो जाएंगे? तो सूरदास की रचना हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा चैप्टर आ जाएगा। चैप्टर का नाम हो जाएगा सूरदास के पद के बाद तीसरा नंबर चैप्टर। तीसरा नंबर चैप्टर का नाम है तुलसीदास। ठीक है, लेकिन तुलसीदास से काफी कम पूछता है, इसीलिए मैं तुलसीदास चैप्टर को लिया ही नहीं हूँ। ठीक है, तो हमारे नोट्स में तुलसीदास चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं, फिर भी आप सभी के जानकारी के लिए 1-2 क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है तुलसीदास का। क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता इस चैप्टर से, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण जैसे पूछेगा आप सभी से तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म आप सभी से पूछे तो 1543 ईस्वी में। कब हुआ था? 1543 ईस्वी में। याद करेंगे, थोड़ा सा मौखिक बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो रत्नावती। क्या नाम था? तो रत्नावती। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नरहरि दास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। क्वेश्चन है तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाए? यानी अपने युग में किन 2 साहित्यिक भाषाओं को वो अपनाकर अपना काम चला रहे थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अवधी और ब्रज। क्या हो जाएगा? अवधी भाषा तथा ब्रज भाषा को अपनाए हुए थे। तीसरा नंबर चैप्टर हमारा खत्म हो। उसके बाद चौथा नंबर चैप्टर है छप्पा। ठीक है, और छप्पा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो यहाँ पे कट चुका है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या होता है कि नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र क्या था? यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगाएंगे वृंदावन। ठीक है, वृंदावन। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन अगर भक्तमाल किसकी रचना है? तो भक्तमाल भी किसकी रचना हो जाएगा? तो नाभादास की रचना हो जाएगी। किसकी रचना हो जाएगा? नाभादास की रचना। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नाभादास के दीक्षा गुरु कौन हो जाएंगे? तो स्वामी अग्रदास हो जाएंगे।
जाएंगे, कौन हो जाएंगे, तो स्वामी अग्रदास हो जाएंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है छप्पा शीर्षक के रचयिता है, तो छप्पा शीर्षक के रचयिता कौन हो जाएंगे, तो नाबादास हो जाएंगे। आइए अब हमारा 5वां नंबर चैप्टर है। 5वां नंबर चैप्टर का नाम है कवित, और कवित के लेखक कौन हो जाएंगे, तो भूषण जी हो जाएंगे। पहला प्रश्न कह रहा है भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो वीर रस पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, तो शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। क्या नाम था, साहू जी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी, यानी भूषण को भूषण की उपाधि देने वाले व्यक्ति का क्या नाम था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा रुद्र शाह। क्या हो जाएगा, राजा रुद्र शाह ने। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है शिवा बावनी में कितने मुक्तक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52। कितने हैं, तो 52 है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है भूषण किस काल के कवि थे, तो भूषण किस काल के कवि थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे आप लोग, बी लगाएंगे, भक्ति काल के कवि थे। कैसे कवि थे, तो भक्ति काल कवि थे। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है भूषण की लिखी कविता कौन सी, भूषण की लिखी कविता कौन सी, तो कवित। क्या हो जाएगा, कवित करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है छत्रसाल दशक के रचनाकार है, तो छत्रसाल दशक के भी रचनाकार कौन हो जाएंगे, भूषण जी हो जाएंगे। 8वें नंबर क्वेश्चन कर रहा है भूषण का जन्म कब हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1613 ईस्वी में, यानी भूषण का जन्म कब हुआ था, तो 1613 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। अब देखिए छठा नंबर चैप्टर आ गया। छठा नंबर चैप्टर है तुमुल कोलाहल में, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। पहला क्वेश्चन पूछा जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या हो जाएगा, कामायनी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है तुमुल कोलाहल में शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा है जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, तो जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छायावाद के। क्या हो जाएगा, छायावाद के करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा हुआ है जयशंकर प्रसाद किस वाद के संबंधित रचनाकार थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, छायावाद हो जाएगा। यानी इतने एमबीबी क्वेश्चन सब और इतनी इजी क्वेश्चन, अगर इन सारे क्वेश्चन को याद कर लेते हैं ना, तो गारंटी है कि आपकी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, अब देखिए 7वां नंबर चैप्टर है। 7वां नंबर चैप्टर का नाम है पुत्र वियोग, जिसके लेखक कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है पुत्र वियोग किसकी रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का क्या नाम था, तो ठाकुर रामनाथ सिंह। क्या नाम था, ठाकुर रामनाथ सिंह। अब 8वां चैप्टर आ गया। 8वां चैप्टर का नाम है हमारा ऊषा। क्या नाम है, ऊषा। और ऊषा के लेखक कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह। पहला क्वेश्चन पूछ रहा प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, तो इसका करेक्ट है ऊषा। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन हो जाएगा, ऊषा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह को। किसे कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुकून को तलाश किसकी रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। क्या हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो उषा शीर्षक कविता के कवि कौन हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शमशेर बहादुर सिंह। कौन हो जाएंगे, शमशेर बहादुर सिंह। पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। क्या हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 9वां नंबर चैप्टर आ गया। 9वां नंबर चैप्टर का नाम है जनजन का चेहरा। जनजन का चेहरा, जिसके लेखक कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध। पहला प्रश्न पूछ रहा है मुक्तिबोध का जन्म स्थल है, तो मुक्तिबोध का जन्म स्थल क्या हो जाएगा, शैवपुरी। क्या हो जाएगा, शैवपुर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जनजन का चेहरा के रचनाकार है, जनजन के चेहरा के रचनाकार कौन है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध। क्या हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है मुक्तिबोध का जन्म स्थल है, मुक्तिबोध का जन्म स्थल है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा क्या, छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई है। 10वां नंबर चैप्टर अब आ गया। 10वां नंबर चैप्टर का नाम है अधिनायक। इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो रघुवीर सहाय हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन कर रहा है कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था, तो कवि रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था, तो हरदेव सहाय नाम था। क्या था, हरदेव सहाय। दूसरा क्वेश्चन लोग भूल जाते हैं किसकी रचना है, तो लोग भूल जाते हैं किसकी रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय का। क्या हो जाएगा, रघुवीर सहाय का। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्महत्या के विरुद्ध। क्या हो जाएगा, आत्महत्या के विरुद्ध। चौथा नंबर क्वेश्चन कर अधिनायक किस कवि की रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर रघुवीर सहाय हो जाएंगे। और 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ। छठा नंबर क्वेश्चन कर रघुवीर सहाय किस विषय में एमए किया था, तो इसका करेक्ट आंसर अंग्रेजी विषय में एमए किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन रघुवीर सहाय किस काल के कवि है, तो रघुवीर सहाय हमारा आधुनिक काल के कवि है।
अब देखिए 11 नंबर चैप्टर आ गया पदखंड का। चैप्टर का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को, जिसके लेखक कौन है तो विनोद कुमार शुक्ल। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर रायपुर छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा, रायपुर छत्तीसगढ़। दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, तो कर्म का। क्या हो जाएगा, प्यारे नन्हे बेटे में लोहा किसका कर्म प्रतीक है, तो कर्म का। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है, तो प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है, तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। अब देखिए 12 नंबर चैप्टर आ गया हमारा पदखंड का। 12 नंबर चैप्टर कह रहा है हार जीत। हार जीत के लेखक कौन हो जाएंगे, तो अशोक बाजपेयी। क्वेश्चन कह रहा है अशोक बाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सागर मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, सागर मध्य प्रदेश। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार जीत। क्या हो जाएगा, हार जीत करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है हार जीत किस प्रकार की रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गद्य कविता। क्या है, गद्य कविता। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है अशोक बाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो अशोक बाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को अशोक बाजपेयी का जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है हार जीत शीर्षक कविता में मशकवाला क्या कर रहा है, तो 5वें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सड़क सींच रहा है। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो कहीं नहीं वहीं। क्या है, कहीं नहीं वहीं से ली गई है। सातवां नंबर क्वेश्चन हार जीत के रचनाकार है, तो हार जीत के रचना कौन हो जाएंगे, तो अशोक बाजपेयी हो जाएंगे। आठवां नंबर क्वेश्चन है, आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है अशोक बाजपेयी किस प्रकार के कवि थे, तो अशोक बाजपेयी आधुनिक काल के कवि थे, आधुनिक काल के कवि थे। 13 नंबर चैप्टर आ गया पदखंड का भी लास्ट चैप्टर आ गया। 13 नंबर चैप्टर कह रहा है कि गांव का घर, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो ज्ञानेंद्रपति। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पे थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कारा अध्यक्ष थे। क्या थे, कारा अध्यक्ष। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संशयात्मा। क्या हो जाएगा, संशयात्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है गांव का घर शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञानेंद्रपति। क्या हो जाएगा, ज्ञानेंद्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने गदखंड का 13 चैप्टर और पदखंड का 13 चैप्टर के जितने भी MBBI क्वेश्चन है उसको देख लिया। अब प्रतिपूर्ति में 3 चैप्टर होते हैं, इसका भी देख लेते हैं। ठीक, तो प्रतिपूर्ति का पहला चैप्टर है रस्सी का टुकड़ा। रस्सी का टुकड़ा के लेखक कौन हो जाएगा, तो गाय डी मोपासा। पहला प्रश्न कह रहा है कि रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गाय डी मोपासा करेक्ट आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बटुआ उठा लेने का आरोप किस पर लगाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैत्र होस्कम पर। क्या हो जाएगा, मैत्र होस्कम, यानी बटुआ उठा लेने का आरोप किस पर लगा था, तो मैत्र होस्कम पे लगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बटुआ कौन लौटा दिया, तो इसका करेक्ट मारियस पोमेल। क्या हो जाएगा, मारियस पोमेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर चैप्टर है पेशगी। पेशगी के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो हेनरी लोपेज हो जाएंगे। प्रश्न कह रहा है पेशगी के रचनाकार है, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेनरी लोपेज करेक्ट आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1937 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1937 ईस्वी में हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांगो। क्या हो जाएगा, कांगो अफ्रीका के रहने वाले थे। तो अब देखिए 29 नंबर चैप्टर आ गया। यूं कहे तो क्लर्की की मौत, यानी इस बुक का सबसे लास्ट चैप्टर का नाम है क्लर्की की मौत। इसके लेखक कौन है, तो अंतोन चेखव। प्रश्न कह रहा है पहला कि क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है, तो इवान टमिचित्र चेखव नाम है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर अंतोन चेखव की कहानी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्लर्क की मौत। क्या हो जाएगा, क्लर्क की मौत। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बतावे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अंतम चेखव। क्या हो जाएगा, अंतम चेखव करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने गदखंड का 13 चैप्टर, पदखंड का 13 चैप्टर, उसके बाद प्रतिपूर्ति का 3 चैप्टर, टोटल के टोटल कितने चैप्टर हम देख लिए, तो टोटल के टोटल 29 चैप्टर की हम क्लास देख लिया। यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। इसी वीडियो से आपके एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए आप सभी को इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना है। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लीजिए। बाकी हिंदी और इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमसे ले सकते हैं, मात्र 99 रुपये में मिल जाएगा ये PDF। ठीक है, PDF लेने के लिए आपको हमारे 8920713254 वाले नंबर पे क्या करना है, मैसेज करना है। मैसेज करेंगे और उसके बाद 99 रुपया पे करेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको हिंदी और इंग्लिश का PDF दे दिया जाएगा। गारंटी है हमारे हिंदी और इंग्लिश के PDF को अगर आप पढ़ते हैं तो 95% मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, तो लेना है तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर ले सकते हैं, बाकी कोई जबरदस्ती नहीं है। और इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।